गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एमसीएल महानदी कोलफील्ड लिमिटेड के कैंडिडेट्स जो एग्जाम में अपियर होने वाले हैं फरवरी मंथ में, मिश्रा सर माइनिंग क्लास में उनकी स्वागत है। आपके सामने पिछले वीडियो में मैंने रखा था जो कि क्वेश्चन नंबर 9 थी, जिसमें कहा गया था जो आपके बोर्ड में दिखाई दे रही है ये क्या चीज है। ये हेड गियर पुली है जो शाफ्ट के ऊपर जो है टिकी हुई रहती है। ये लंबी सी आपको किसके जैसा जो टावर सरफेस में लगी रहती है उसके जैसा, जो बीएसएनएल के टावर है, रिलायंस के टावर है, उसके जैसा जो ये लगी रहती है, जिसको आप बोलते हो क्या चीज, हेड गियर। हेड गियर के ऊपर में आपको एक प्लेट लगी रहती है जिसको हम लोग बोलते हैं बेल प्लेट। और ये बेल प्लेट का जो टॉप से देखोगे, क्रॉस सेक्शन देखोगे तो ऐसी दिखाई देती है, बीच में होल बना हुआ रहता है। तो ये जो कहलाती है बेल प्लेट कहलाती है। और बेल प्लेट के होल से ही जो रोप होता है, वाइंडिंग रोप, ऊपर नीचे आने जाने का काम करता है। और ये आपको दिखाई दे रही है टॉप में हेड गियर पुली रहती है। हेड गियर पुली के साथ जो है रोप लटका हुआ है, रोप के साथ ये रोप के पल है, इसके साथ ये डी लिंक लगी हुई रहती है। डी लिंक के साथ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है सेफ्टी हुक, जिसको आप डिटेचिंग हुक के नाम से भी जानते हो। सेफ्टी हुक को डिटेचिंग हुक के नाम से भी जानते हो और इस बेल प्लेट को डिटेचिंग प्लेट के नाम से भी जानते हो। तो ये डिटेचिंग प्लेट और डिटेचिंग हुक में कंफ्यूजन मत होइएगा। डिटेचिंग प्लेट, डिटेचिंग हुक, उसी तरह से बेल प्लेट और इसको सेफ्टी हुक के नाम से जानते हैं। तो ये सेफ्टी हुक हो गई। इसके नीचे जो है फिर डी लिंक रहती है। डी लिंक के नीचे ट्रेंगुलर प्लेट लगा रहता है। उस ट्रेंगुलर, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट भी बोलते हैं, ट्रेंगुलर प्लेट रहती है। और ट्रेंगुलर प्लेट के साथ जो है ये जो आपकी दिखाई दे रही है एक केज चेन कहलाती है। केज चेन कहलाती है। केज चेन कहलाती है और केज चेन के साथ ये केज लगी रहती है। केज लगी रहती है और केज के साथ के अंदर में जो है मटेरियल वाइंडिंग ऊपर नीचे करने के लिए टब का रेल लगा रहता है, ट्रैक बना हुआ रहता है, जिसमें आप टब से मटेरियल को ऊपर लाना जाना करते हो। तो प्रश्न पूछी थी कि बेल प्लेट से जो सेफ्टी हुक के बीच का डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। प्रश्न आपका 9 नंबर ये था। तो डायरेक्ट ड्रिवन इंजन के लिए अलग दिया हुआ है रेगुलेशन में और गियर्ड इंजन के लिए अलग दिया हुआ है। तो मैं देखिए यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया हूं कि ये वाली जो पॉइंट है आपका सेफ्टी हुक का जो सेंटर पॉइंट है, जिसको मैं डैश से दिखाने की कोशिश किया हूं, ये पॉइंट से लेकर के आपका ये जो बेल प्लेट है, इस पॉइंट के बीच की दूरी को मैं लिखा हूं डायरेक्ट ड्रिवन इंजन के लिए 3.6 मीटर से कम नहीं होगी। और गियर्ड इंजन के लिए, और मैं लिख देता हूं यहां पे गियर्ड इंजन के लिए ये 1.8 मीटर से कम नहीं होगा, यानी अधिक दूरी ही रहेगा। तो इस चीज को आपने समझा जो क्वेश्चन नंबर 9 थी। तो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसको आप लाइक कर दिए होंगे, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करते हुए उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। कमेंट बॉक्स में अगर कोई कमेंट देनी हो, सजेशन देनी हो या फिर कोई डाउट हो तो उसको जरूर पूछिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं जो आपके सामने दिखाई दे रही है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, मैं इसको पढ़ता हूं फ्रेंड्स। क्या है देखिएगा, क्या कहता है, द लाइफ ऑफ, क्वेश्चन नंबर 10, मेरे कर्सर के साथ नजर को घुमाने का प्रयास कीजिए। द लाइफ ऑफ वाइंडिंग रोप शैल नॉट मोर देन, यानी कि वाइंडिंग रोप का जो लाइफ होती है वो कितना से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए कहता है 3 ईयर, ऑप्शन बी कहता है 3.5 ईयर, ऑप्शन सी कहता है 4 ईयर, ऑप्शन डी कहता है 4.5 ईयर। तो इस संबंध में आपके दिमाग में तुरंत रेगुलेशन नंबर घूमनी चाहिए, क्योंकि एनसीएल के एग्जाम में रेगुलेशन नंबर भी पूछा हुआ है। तो रेगुलेशन नंबर जो है इसकी है 85 का 4 का ए। 85 में दिया हुआ है वाइंडिंग रोप, आपको याद रखना है 85 में वाइंडिंग रोप दिया हुआ है, जिसके 4 का ए में कहता है कि कोई भी रोप आपको 3.5 साल से अधिक समय तक यूज नहीं करना है। तो ऑप्शन बी को आप टिक लगा करके आगे बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर जो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या कह रहा है देखिए, ओवरमैन के लिए जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो आपकी एमसीएल के या फिर डब्ल्यूसीएल के एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकती है। क्या नंबर है क्वेश्चन 11, पढ़ते हैं। Which of the following loading machine is used as most common in Indian mines? यानी इनमें से कौन लोडिंग मशीन है जो भारत में अधिकांशतः यूज होने वाली है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली है, मोस्ट कॉमन यूज्ड आपको बताना है। ए नंबर कहता है एसडीएल, बी नंबर कहता है एलएचडी, सी नंबर कहता है कंटिन्यूस माइनर, डी नंबर कहता है सीरर। तो फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे, ट्रेनिंग किए होंगे कि एसडीएल जो होती है, जाए साइड डिस्चार्ज लोडर जो होती है, वो भारत के अधिकांशतः माइंस में पाई जाती है और उसी से हम लोग कोयला लोड करने का अंडरग्राउंड में काम करते हैं। तो
एसडीएल जो है आपकी इसकी राइट आंसर होगी, जो कि इसके आंसर की का मैं एक अलग पेज रखा हूं, यहां पर आपको मॉक टेस्ट जैसा आपको देने का प्रयास कर रहा था। तो यहां पर आपको जो है याद रखनी है क्या कि एसडीएल मोस्ट कॉमन है, एलएचडी लोड हॉल्डम पर नहीं है लेकिन उससे कम है। कंटिन्यूअस माइनर जो कोयला को लोड करती है और शटल कार को लोड कराती है, तो ये जो है कंटिन्यूअस माइनर भी नहीं है। सीरर जो कि लॉन्ग वाल माइनिंग मेथड में उपयोग की जाती है, जो मुनिडीह झांझरा जैसे माइंस में, झांझरा जो ईसीएल का माइंस है और मुनिडीह जो कि बीसीसीएल का माइंस है, उसमें जो है इसका यूज होता है। कंटिन्यूअस माइनर बहुत सारे एमसीएल के खदानों में यूज हो रही है, साथ ही जो है और सब्सिडरी में यूज हो रही है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मशीन आर यूज्ड इन सेम माइनिंग मेथड, यानी एक ही माइनिंग मेथड में इनमें से कौन सा सेट ऑफ मशीन है जो यूज होती है। यानी जैसे बोर्ड एंड पिलर मेथड आप कहते हैं, तो बोर्ड एंड पिलर मेथड में जो सेट ऑफ मशीन होती है, कौन कौन सी मशीन उसमें रखते हैं, या फिर जो है लॉन्ग वाल आप चलाते हैं तो उसमें सेट ऑफ मशीन कौन कौन सी होती है, या कंटिन्यूअस माइनर मशीन से जब आप डेवलपमेंट रिपेयरिंग करते हैं तो उसके साथ कंटिन्यूअस माइनर के साथ कौन कौन सी और मशीन जुड़ी हुई रहती है। तो इसका सेट ऑफ मशीन को आपको छांटना है सेम माइनिंग मेथड, एक ही माइनिंग मेथड में। देखिए ऑप्शन ए कहता है एसडीएल, दूसरा कहता है एलडीसीसी, तीसरा कहता है एमडीसीसी, चौथा कहता है बीसी। मतलब एक सेट ऑफ मशीन आपको यहां पर है। यहां पर आपको एसडीएल का फुल फॉर्म तो मालूम ही होगा, एलडीसीसी का फुल फॉर्म बताता हूं, लाइट ड्यूटी चेन कन्वेयर, एमडीसीसी जो है मीडियम ड्यूटी चेन कन्वेयर, और बीसी जो है बेल्ट कन्वेयर कहलाती है। तो ये एक कॉम्बिनेशन है। 20 नंबर कहता है एलएचडी एफबीसी, एफबीसी यानी कि फेस बेल्ट कन्वेयर, जीबीसी यानी कि गेट बेल्ट कन्वेयर, टीबीसी यानी कि ट्रंक बेल्ट कन्वेयर। ट्रंक बेल्ट कन्वेयर मेन इंक्लाइन में खदान से कोयला को बाहर करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। जीबीसी गेट बेल्ट कन्वेयर डिस्ट्रिक्ट से कोयला को बाहर करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है, और एफबीसी फेस से कोयला को बाहर करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। तो ये एलएचडी के साथ कॉम्बिनेशन की बात कह रहा है। सी नंबर देखते हैं, सीएम यानी कि कंटिन्यूअस माइनर है, उसके साथ शटल कार है, उसके साथ फीडर ब्रेकर है, उसके साथ बीसी यानी बेल्ट कन्वेयर है। फिर डी में कहता है ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि ये जो यहां पर आपकी आंसर जो कहनी चाहिए कि यूज्ड इन सेम माइनिंग मेथड, सेम माइनिंग मेथड में, एक ही माइनिंग मेथड में कौन सी यूज होनी चाहिए। तो ये सभी कॉम्बिनेशन एक माइनिंग मेथड के अलग अलग माइनिंग मेथड के सेट हैं, इसलिए ऑल ऑफ दी एबव यहां पर आंसर होगी। आंसर डी को आप टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन इज लार्जेस्ट साइज ऑफ मशीन यूज्ड इन सीआईएल, सीआईएल यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड में जो दिया गया मशीन है उसमें से कौन सी मशीन जो है सबसे लार्जेस्ट मशीन के रूप में कहा जा रहा है। ये नंबर SM 4200। SM का मतलब आपको बता दूं सरफेस माइनर, जो कि 4200 इसकी मॉडल नंबर है, जिसकी डेप्थ जो है 42 मिलीमीटर तक का वो कोयला को कट कर सकती है, 42 सेंटीमीटर तक की कोयला को कट कर सकती है। तो यहां पर जो है आपका जो SM 4200 है वो एक हो गई। दूसरी कह रहा है डर्ड, DERDS। डर्ड क्या होती है, डबल इंडेड रेंजिंग ड्रम सीयरर कहलाती है, जो लॉन्ग वाल मेथड में आप इस्तेमाल करते हो। सी नंबर कह रहा है HWCM। HWCM का फुल फॉर्म याद रखिए, हाई वाल कंटिन्यूअस माइनर, जो कि आपकी जब ओपन कास्ट से माइनिंग करने के बाद ब्रेक इवन लिमिट तक, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो तक माइनिंग कर लेते हो, तो उसके नीचे का डिपॉजिट निकालने के लिए ये जो मशीन है यूज में लाई जाती है, जो कि हाई वाल कंटिन्यूअस माइनर कहलाती है, जो 150 से 200 मीटर लंबाई तक कोयला को कट करते हुए भीतर घुसती है, किसके, हाई वाल के नीचे, यानी कि उसमें जो रूफ रहती है, रूफ के नीचे वो कटिंग करने का काम करती है, और फिर जो है 6 मीटर का एक स्लाइस छोड़ करके दूसरी 6 मीटर का स्लाइस लेते हुए 150 से 500 मीटर के अंदर तक जो है 200 मीटर के अंदर तक जाती है, जैसा हमारा रूफ कंट्रोल कहता है उसके अनुसार से। तो ये जो है हाई वाल कंटिन्यूअस माइनर हो गई। 24 क्यूबिक मीटर ड्रैग लाइन, 24 क्यूबिक मीटर वाली ड्रैग लाइन, तो इनमें से कौन सी हाईएस्ट, जो लार्जेस्ट मशीन होगी जो हाईएस्ट प्रोडक्शन देती है। तो यहाँ पर जो सरफेस माइनर जो आपकी दिखाई दे रही है 4200 मॉडल, ये घेवरा माइंस में यूज हो रही है, जो ACCL की माइंस है। तो आप जो है SM 4200 एक को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ोगे फ्रेंड्स। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। द कैपेसिटी ऑफ ब्लास्ट होल्ड
होल ड्रिल इज मेजर्ड बाय, यानी कि ब्लास्ट होल ड्रिल मशीन जो ओपन कास्ट माइंस में यूज होती है उसका जो कैपेसिटी है किससे मेजर करते हैं? ऑप्शन ए कहता है ड्रिल रॉड लेंथ से करते हैं, ऑप्शन बी कहता है शॉर्ट होल डेप्थ से करते हैं, ऑप्शन सी कहता है शॉर्ट होल डायमीटर से करते हैं, ऑप्शन डी कहता है मोटर पावर ऑफ द मशीन यानी कि ड्रिल मशीन से करते हैं। तो आप ये सोच कर देखिए कि इसमें से कौन सी आंसर होगी। कैपेसिटी ऑफ ब्लास्ट होल ड्रिल इज मेजर्ड बाय, ब्लास्ट होल ड्रिल की कैपेसिटी कैसे मेजर करते हैं कि आपको कौन सी रिक्वायरमेंट है या कौन सा आप जो है ड्रिल कर रहे हैं। तो इसकी जो होगी हम लोग कहते हैं शॉर्ट होल डायमीटर, जो होल करता है, जिस डायमीटर का होल एक करता है उसी डायमीटर का इसकी कैपेसिटी कहलाती है। जैसे मार्केट में आती है 100 mm का, 150 mm का, 160 mm का, 200 mm का, 210 mm का, 260 mm का, 311 mm का सबसे लार्जेस्ट कैपेसिटी वाली ड्रिल मशीन कहलाती है। 311 mm का जो हाई वाल बेंचेज में 30 मीटर से अधिक ऊंचाई या 25 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले बेंचेज में हम लोग जो है 311 mm का, तो ये ड्रिल होल जो कैपेसिटी दर्शाते हैं उसको हम लोग शॉर्ट होल के डेप्थ से नहीं, शॉर्ट होल के डायमीटर से, यानी सी नंबर आंसर को आप टिक लगाइएगा फ्रेंड्स। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15, which of the following HEMM is used only in a flatter gradient about 2 to 4 डिग्री। जैसा कि ये प्रश्न मेरे को लगता है कि इसी से रिलेटेड प्रश्न आई थी आपकी एनसीएल एग्जामिनेशन में, लेकिन रिलेटेड आई थी, यही प्रश्न नहीं आई थी कि इनमें से कौन सी HEMM यानी ये हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी जो है वो फ्लैटर ग्रेडियंट वाली कोल सीम में इस्तेमाल में लाई जाती है या फ्लैटर ग्रेडियंट वाली रॉक में इस्तेमाल में लाई जाती है, जिसकी जो ग्रेडियंट है 2 से 4 डिग्री के बीच में होती है। 2 से 4 डिग्री यानी कि आप 60 से अगर 4 को डिवाइड करते हैं तो 15 डिग्री आती है, और 60 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 30 आती है, यानी 1/30 से 1/15 के बीच में जो ग्रेडियंट होती है उसमें इस्तेमाल होने वाली जो मशीन है उसका पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कहता है सरफेस माइनर, ऑप्शन बी कहता है हाई वाल कंटिन्यूअस माइनर, सी कहता है ड्रैग लाइन, डी कहता है नन ऑफ द अबव। तो यहां पर आपको ध्यान देनी होगी कि जो ड्रैग लाइन होती है वही सॉफ्टर रॉक के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है और माइल्ड ग्रेडियंट के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है, जो कछुए के जैसा जो है चलने का काम करती है। तो ये जो है ड्रैग लाइन ही है जो 2 से 4 डिग्री माइल्ड ग्रेडियंट में काम करने का लिए ही डिप्लॉय किया जाता है। तो ऑप्शन सी को आप टिक लगा करके फ्लैटर ग्रेडियंट याद रखिएगा, फ्लैटर ग्रेडियंट यूज्ड मशीन ड्रैग लाइन और ऑल्सो द सॉफ्टर रॉक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। आपके सामने एक पिक्चर भी दिखाई दे रही है, इससे रिलेटेड प्रश्न आपको क्वेश्चन नंबर 16 में मिलेगी। क्या कहता है, मैच द फॉलोइंग। यहां पर मैचिंग करने के लिए कह रहा है कि सॉवेल एक कॉलम में दी हुई है, दूसरे मतलब कि मशीन दी हुई है एक कॉलम में, उसके कुछ कॉम्बिनेशन या पार्ट जो है इसके दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में एक तरह से 1 नंबर में कह रहा है कि सॉवेल, 2 नंबर में कह रहा है स्क्रैपर, 3 नंबर में कह रहा है ड्रैग लाइन, 4 नंबर में कह रहा है कंटिन्यूअस माइनर, और यहां पर आपको दिया हुआ है ए नंबर में फेयर लीड, स्मॉल बी नंबर में दिया हुआ है डोजर, सी नंबर में डंपर, डी नंबर में फीडर ब्रेकर। तो सॉवेल के साथ मैच करता हुआ इसमें कौन सी इक्विपमेंट है, देखिए फेयर लीड होगी क्या, डोजर होगा क्या, डंपर होगा, फीडर ब्रेकर होगा क्या। तो सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन जो उसके बिना काम नहीं कर सकता सॉवेल, किसके बिना काम नहीं कर सकता, डंपर के बिना काम नहीं कर सकता। तो सॉवेल के साथ आप डंपर, सी नंबर, यानी कि 1 का सी ऑप्शन मैं यहां पर नहीं दिया हूं, 1 का सी आप जो है खोजिएगा, जो ऑप्शन दी हुई रहेगी चार्ट हो, ABCD ऑप्शन मैं नहीं दिया हूं, 1 का सी देखते हुए आप ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए स्क्रैपर किसके साथ यहां पर लगाए जाते हैं, स्क्रैपर जो है कोयले को स्क्रैप करती है, स्क्रैप करने के बाद जो हमारी डोजर होती है वो उसको इकट्ठा करती है। तो यहां पर स्क्रैपर के साथ 2 का बी ही जो होगे आपकी मैच करती होगी, जो कि स्क्रैपर का डोजर से कॉम्बिनेशन करने का रहिएगा। अब यहां पे देखिए ड्रैग लाइन की बात कहा गया है, ड्रैग लाइन के साथ कौन सी मेजर होगी, फीडर ब्रेकर होगा क्या, फेयर लीड होगा क्या। ड्रैग लाइन का आप काम जानते हैं कि ब्लास्टेड ओबी को डायरेक्ट उठाता है और डंप में डालता है। तो इसके साथ फीडर ब्रेकर तो इस्तेमाल होती ही नहीं है कि ये जो है फीडर ब्रेकर में पत्थर को डाले और उसको क्रश करके फिर जो है उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं बेल्ट की सहायता से। तो यहां पर जो है
आपकी जो ड्रैग लाइन मशीन है वो फेयर लीड जो इसका एक कंपोनेंट कहलाता है उसके साथ मैच होगी। देखिए यहां पर आपका एक पिक्चर दिखाई दे रहा है ड्रैग लाइन का, जिसमें ये ड्रैग लाइन की जो है क्या कहा जा रहा है, राइट केबल ड्रम इसको कहते हैं, और इस इधर वाले को लेफ्ट केबल ड्रम कह रहे हैं। ये जो क्राउलर माउंटेड पर स्टेब्लिश है, जो कि ये कैब कहलाता है, कैबिन कहलाता है, जिसमें ये रोप्स ROPS रोल ओवर प्रोटेक्शन सिस्टम से पूरी तरह से ये घिरी रहती है, मजबूत कवच से घिरी रहती है, ताकि इस पर कोई भी जो पत्थर उत्थर गिरे तो वो जो है आसानी से उसके लोड को बियर कर सके। तो आपको अच्छी सी व्यू दिखाने के लिए मैं साइड थोड़ा सा कर दिया हूं। अब यहां देखिए ये जो दी हुई दिखाई दे रही है, यहां पर आपका जो है सेंटर बूम होइस्ट सीव जो है ये सीव, जिसको आप हेड गियर पुली में भी अभी आप पहला प्रश्न में 9वां प्रश्न में आपने समझा था, तो सीव को ही क्या बोलते हैं, पुली भी बोलते हैं। तो इसके साथ क्या लगा हुआ है, होइस्ट केबल लटका हुआ है, और होइस्ट केबल ये सॉकेट लगी हुई है, सॉकेट के साथ यहाँ पे डंप सीव लगा हुआ है, डंप सीव के साथ ये जो है बकेट डंप केबल वे लगा हुआ है। इसके साथ ये ड्रैग चेन लगी हुई है, और ये ड्रैग चेन के साथ यहाँ पर बकेट टूथ लगा हुआ है, और ये जो है ड्रैग लाइन बकेट लगी हुई है। तो ये ड्रैग लाइन बकेट हो गई, और ये क्या हो गई, ड्रैग केबल हो गई। अब यहाँ पर देखिए फेयर लीड, एक जो आपको पार्ट्स दिखाई दे रही है ये फेयर लीड है। तो ड्रैग लाइन के साथ ही फेयर लीड जो कंपोनेंट है वो लगी रहती है। तो आप ड्रैग लाइन को फेयर लीड से जो है मैच करने का प्रयास कीजिए। और कंटिन्यूअस माइनर के साथ तो आप फीडर ब्रेकर जानते ही हो कि कंटिन्यूअस माइनर के साथ फीडर ब्रेकर लगी रहती है, तो 4 का D आप कर लोगे। इस तरह से मैच करता हुआ जो आपके ऑप्शन होगी उस ऑप्शन को आप टिक लगाने का काम करोगे। तो उसके कंपोनेंट्स जो होते हैं, या उसकी कंपोनेंट्स शायद न पूछे आपसे, लेकिन उसके कॉम्बिनेशन में, यानी कि कुछ मशीन के साथ क्या कॉम्बिनेशन में रहता है, ये आपकी पूछेगी। 4 पार्ट में आपकी बटी हुई है सिलेबस ओवरमैन की, जो MCL में पूछा जाने वाला है। पहला क्या है, लेजिस्लेशन, दूसरा क्या है, मेथड ऑफ वर्किंग, तीसरा क्या है, वेंटिलेशन, और चौथा क्या है, मशीनरी। तो मशीनरी जो चैप्टर है हर से आपको 20-20 मार्क्स की नहीं है। तो मशीनरी के जो क्वेश्चंस है वो आपको मैं दे रहा हूं। तो आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 17 देगा, जो कि आपके दिखाई दे रही होगी स्क्रीन में। पढ़ते हैं फ्रेंड्स क्या कह रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 17 है, सर्विस ब्रेक टेस्ट इज डन एट विच RPM, सर्विस ब्रेक को किस RPM पर टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन ए 1200 RPM, ऑप्शन बी 1300 RPM, ऑप्शन सी 1400 RPM, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो मैं ब्रेक टेस्ट के लिए यूट्यूब में आपको डाल चुका हूं, आप लोग सर्च करके मिश्रा सर माइनिंग क्लास में देख सकते हैं कि ब्रेक का टेस्टिंग कैसे किया जाता है। लेकिन यहां पर जो ब्रेक की टेस्टिंग, सर्विस ब्रेक की टेस्टिंग हम लोग 1400 RPM पर करते हैं। ऑप्शन सी को आप टिक लगाइएगा, ऑप्शन सी को टिक लगाइएगा। तो यहां पर जो ऑप्शन आपको जो 1300 RPM है उसको रिटार्डर ब्रेक उतना पर चेक करते हैं, और 1200 RPM को जो है हम लोग जो हमारी डंप ब्रेक होती है, पार्किंग ब्रेक होती है, उसको जो है चेक किया जाता है। तो ये हो गई। और स्टीयरिंग की जांच हम लोग 1000 RPM पर करने का काम करते हैं। तो ये आप रिकॉर्ड हो रही है मेरी बात, आप ध्यान से सुन रहे होंगे कि स्टीयरिंग जांच जो होती है वो 1000 RPM पे की जाती है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है MCL के लिए, WCL के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, क्या कहता है, एज पर CEAR मतलब सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010, विच ऑफ द फॉलोइंग केबल ऑफ द HEMM इज द लार्जेस्ट। इसमें से कौन सी मशीन है जिसकी लार्जेस्ट केबल होती है, लार्जेस्ट केबल, एंड देयर लेंथ ऑफ केबल इज नॉट मोर देन, जिसकी लेंथ ऑफ केबल जो होती है कितना से, फॉर 11 kV से कितना होनी चाहिए। यहाँ ऑप्शन ए जो है इलेक्ट्रिक शॉवेल, ऑप्शन बी जो है ड्रैग लाइन, ऑप्शन सी जो है बकेट व्हील एक्सवेटर, ऑप्शन डी जो है नन ऑफ द अबव। तो ये जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो रेगुलेशन 2010 है उसमें ये बताया गया है केबल की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो आप याद रख लीजिए कि केबल की लेंथ जो होती है, जो बकेट व्हील एक्सवेटर जो नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में चल रही, उसकी भी वैकेंसी आप लोग भर चुके होंगे, तो उसमें केबल की लेंथ 1000 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए 11 kV वाली जो रहती है उसके लिए। और उसमें आप 300 मीटर
250 मीटर, 100 मीटर, ये अलग अलग मशीनों के लिए दी हुई है CEAR का रेगुलेशन में। तो ये आप 18 नंबर का आपने पढ़ लिया। अब आते हैं 19 नंबर पे फ्रेंड्स। आंसर क्या होगा इसका? तो बकेट व्हील एक्सकेवेटर, ऑप्शन सी जो है होगी बकेट व्हील एक्सकेवेटर होगी। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या कहता है? यूजेस ऑफ स्टीम इंजन इज इन, यानी कि स्टीम इंजन का उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं? ऑप्शन ए बॉयलर में, ऑप्शन बी टरबाइन इंजन में, ऑप्शन सी प्लांट पावर प्लांट में, ऑप्शन बी बोथ बी एंड सी। तो स्टीम जो बनती है, स्टीम कहां से बनती है? आप लोग बॉयलर जो अपने प्लांट में रखे रहते हो, उसमें पानी गर्म करते हो, जैसे अपने चूल्हे के ऊपर पानी गर्म करते हो तो उसमें जो है वेपर निकलती है, वही वेपर स्टीम कहलाती है। और उस स्टीम को इकट्ठा करके पाइप में आप लेके जाते हो, और उस प्रेशर के कारण, जबकि स्टीम में एक अलग प्रेशर होती है जब वो फ्लो होती है, तो वो जो प्रेशर जनरेट होती है, उस प्रेशर से आप जो है टरबाइन को घुमाते हो। टरबाइन में जो लगा हुआ ब्लेड होता है, जैसे पंखा सर के ऊपर आपको दिखाई दे रही है, इसको हम लोग हवा से जब घुमाते हैं तो ये तीव्र गति से घूमती है, और इससे जो लगा हुआ एक्सल जिसको रोटर कहते हो, वो रोटर घूमता है, और वो रोटर जो है जनरेटर के जो आर्मेचर होती है उसको घुमाता है, और उससे जो है बिजली पैदा होती है। तो वो आपका पावर प्लांट में यूज होता है और टरबाइन इंजन में यूज होता है। तो बी और सी को टिक लगाते हुए, बॉयलर तो नहीं होगा, बॉयलर बनाता है स्टीम को, उसमें जो है वो बनाने का काम करता है, लेकिन स्टीम इंजन जो होती है वो स्टीम का उपयोग किस इंजन में किया जाता है? तो यहाँ पर पावर प्लांट और टरबाइन इंजन होगी। बी और सी को आप टिक लगा सकते हैं। अब आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो कह रही है कि इन आईसी डीजल इंजन, आईसी यानी कि इंटरनल कंबस्टन डीजल इंजन जो होती है, ये नंबर कहता है एयर इज कंप्रेस्ड देन फ्यूल इज इंजेक्टेड। बी कहता है फ्यूल इज कंप्रेस्ड देन इट इग्नाइटेड। सी कहता है बोथ एंड बी। डी कहता है नन ऑफ दी एबव। तो डीजल इंजन जो होती है, जो आपकी 4 व्हीलर है जिसके अंदर आप कहते हो कि हमारी डीजल इंजन है, तो डीजल आप उसमें डालते हो, तो उसके अंदर जो इंटरनल कंबस्टन इंजन जो होता है उसमें हम लोग एयर को पहले पिस्टन से प्रेस करते हैं। जैसे साइकिल भरने वाली जो पंप होती है उसमें हम लोग जब नीचे की ओर दबाते हैं तो हवा जो है प्रेशर से होती है, तो उसकी जो पाइप निकली हुई रहती है जिससे हमारा टायर में हवा जाता है, तो उससे हम लोग जो है प्रेशर जनरेट करते हैं। तो वो प्रेशर जनरेट होता है, इतना प्रेशर जनरेट होता है कि वो एयर का टेम्परेचर जो है बहुत अधिक हो जाता है, और जैसे ही एक बूंद फ्यूल उसमें गिराते हैं, डीजल ऑयल गिराते हैं, तो वो फ्यूल उस एयर के टेम्परेचर बढ़ने से वो क्या हो जाती है? इग्नाइट हो जाती है, और इग्नाइट होकर के ही वो फिर जो उसकी जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस जनरेट करती है, जिससे हमारा रोटर और बाकी जो चक्का है वो घूमता है। तो यहाँ एयर इज कंप्रेस्ड देन फ्यूल इज इंजेक्टेड। तो क्वेश्चन नंबर जो आपकी दिखाई दे रही है 20, जिसमें कहा गया है इन आईसी डीजल इंजन एयर इज कंप्रेस्ड देन फ्यूल इज इंजेक्टेड। तो एयर पहले कंप्रेस्ड की जाती है, फिर तब जो है फ्यूल इंजेक्ट की जाती है, जिससे वो बर्न होता है और उसकी जो एनर्जी है आप इस्तेमाल करते हो रोटेट करने में। तो फ्रेंड्स, आपने जो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल की जो मशीनरी की जो आपने देखा है कि ये 20 क्वेश्चंस जो है आप लोग सॉल्व कर चुके हो, तो लाइक करते हुए सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करते हुए अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करते हुए उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए फ्रेंड्स। तो ये आंसर नंबर, ये 20 का जो ए नंबर आंसर होगी, 20 का ए नंबर आंसर होगी। अगर इसकी मैं दिखाना चाहूं तो आंसर की जो है आप देख सकते हो कि आपको वहां पर दी हुई है, की नंबर इकट्ठी की हुई है। तो यहां से जो है आप ये आंसर जो है देख सकते हो, ये रिकॉर्ड हो गई होगी आपकी बात के साथ, तो आप जो है इसको देख सकते हो कि कौन कौन सी आंसर नंबर है। यहाँ पर आपकी सिलेबस है जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो ये लगभग जो एक मशीनरी की जो क्वेश्चंस थी उसके एक एक क्वेश्चंस मैं पहले सेट का जो है बता चुका हूं। जो क्लास कर रहे स्टूडेंट होते हैं उनके